नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में पाठ 1 आनुवंशिकता और उत्क्रांति इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियो बना करके इस चैनल पे अपलोड किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। यह लेसन नंबर 1 आनुवंशिकता और उत्क्रांति, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया है? नीचे दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। क्या दिया गया? उत्क्रांति के प्रमाण, बाह्यरूपिकी, अवयवों की हड्डियों की रचना में समानता, जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण, भ्रूण विज्ञान संबंधी प्रमाण। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न वाक्यों को पढ़कर उनके समर्थनार्थ उचित उदाहरणों के साथ उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। उसमें से पहला है, मानवीय उत्क्रांति की करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व शुरुआत हुई। इसके उत्तर में आएगा पहला, लगभग 7 करोड़ वर्षों पूर्व पृथ्वी पर हिम युग का आरंभ हुआ। ऐसी परिस्थितियों में डायनासोर पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। इसी काल के दौरान स्तनधारी प्राणियों में विविधता तथा उत्क्रांति की शुरुआत हुई। जलवायु परिवर्तन के कारण आच्छादित वनों का तेजी से नष्ट होना आरंभ हो गया। दूसरा, इसी कालखंड के दौरान बंदर के पूर्वज लेम्यूर जैसे प्राणियों का विकास हुआ। तीसरा, 4 करोड़ वर्षों पूर्व के कालखंड में अफ्रीका के बंदर जैसे प्राणियों की पूंछ क्रमशः नष्ट होना आरंभ हो गई। चौथा, उनके शरीर और मस्तिष्क के आकार में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। आगे चलकर मानव सदृश ऐप जैसे प्राणी का विकास हुआ। इस प्रकार बंदर जैसे पूर्वजों से ऐप और मानव जैसे प्राणियों का उत्क्रांति के कारण विकास हुआ। पांचवा, आगे चलकर मानव में उत्क्रांति के कारण विकास होने से पहला, मानव के मस्तिष्क का आकार बढ़ा। दूसरा, मानव सीधा चलने लगा तथा अपने हाथों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए करने लगा। छठवां, मानव उत्क्रांति की विकास की यात्रा का आरंभ 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, परंतु लगभग 50,000 वर्षों पूर्व बुद्धिमान प्राणी निर्मित हुआ। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? सजीवों में भौगोलिक तथा पुनरुत्पादनीय विभाजन होने पर कालांतर में जाति भेद या जाति उद्भव होता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्रत्येक जाति समूह के सजीव विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। प्रत्येक जाति समूह का आहार और आवास विशिष्ट होता है। उनकी पुनरुत्पादन क्षमता तथा काल भी भिन्न होती है। दूसरा, इसलिए एक जाति समूह के सजीव दूसरे जाति समूह के सजीव के साथ प्रजनन नहीं कर सकते। तीसरा, जब ये सजीव एक दूसरे से दूरी या भौगोलिक रुकावट द्वारा अलग अलग हो जाते हैं तो उन्हें भौगोलिक रूप से एकाकी कहा जाता है। चौथा, जब ये सजीव एक दूसरे से परस्पर प्रजनन नहीं कर सकते हैं तो उन्हें प्रजननात्मक रूप से एकाकी कहा जाता है। पांचवा, इन दोनों उपजाति समूहों के पूर्वज एक हो सकते हैं, परंतु लंबे समय तक एकाकी रहने से दोनों उपजाति समूहों के सजीवों में जनुकीय परिवर्तन होता है। इसलिए विभिन्न जाति समूहों के सजीवों का एकाकी रहना जाति उद्भवन का कारण बनता है। अतएव सजीवों में भौगोलिक तथा पुनरुत्पादनीय विभाजन होने पर कालांतर में जाति भेद या जाति उद्भवन होता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? जीवाश्मों का अध्ययन या उत्क्रांति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके उत्तर में आएगा पहला, उत्क्रांति की प्रक्रिया के लिए जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण प्रदान करता है। दूसरा, प्राचीन काल में कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ सजीव पृथ्वी की मिट्टी में दब गए। तीसरा, इन सजीवों के चिन्ह व अवशेष पृथ्वी की भूमि दबे हुए तथा संरक्षित हैं। ज्वालामुखी का गर्म लावा भी ऐसे सजीवों के मृत शरीर को सुखाकर उनके चिन्हों का जाल बिछा देते हैं। ऐसी सभी रचनाएं जीवाश्म का निर्माण करती हैं। चौथा, अनुसंधानकर्ता जीवाश्म के अध्ययन की सहायता से प्राचीन काल के सजीवों के लक्षणों को समझने का प्रयास करते हैं। पांचवा, कार्बन आयु निर्धारण पद्धति के द्वारा जीवाश्म की सटीक आयु ज्ञात की जा सकती है। पृथ्वी की भूपर्पटी की संरचना के अनुसार जीवाश्म एक विशिष्ट गहराई पर ही प्राप्त किए जाते हैं। छठवां, सबसे पुराना जीवाश्म अत्यधिक गहराई से प्राप्त होता है, जबकि इसके सापेक्ष कम पुराना जीवाश्म उसके ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इस प्रकार अपृष्ठवंशी प्राणियों के जीवाश्म पूरा जीव महाकल्प युग में देखे गए। इसके बाद मछली, उभयचर प्राणी तथा सरीसृप वर्ग के प्राणियों का जीवाश्म मध्य जीव महाकल्प युग में दिखाई देते हैं। मध्य जीव महाकल्प युग में सरीसृप वर्ग के प्राणियों का आधिपत्य था, जबकि नूतन जीव महाकल्प युग स्तनधारी प्राणियों के वर्ग की उपस्थिति दर्शाता है।
सातवां, इस प्रकार जीवाश्म का अध्ययन उत्क्रांति के रहस्य से पर्दा उठाता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? समपृष्ठरज्जु प्राणियों में भ्रूण विज्ञान विषयक प्रमाण दिखाई देते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, मत्स्य या मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी वर्ग के प्राणियों के आरंभिक अवस्था के भ्रूणों में अत्यधिक समानताएं दिखाई देती हैं। इनके भ्रूणों में संरचनात्मक समानताएं भी दृष्टिगोचर होती हैं। दूसरा, भ्रूणों का क्रमिक विकास होने पर इनमें असमानताएं भी उत्पन्न होती हैं। तीसरा, सभी पृष्ठवंशी प्राणियों के भ्रूणों में पाई जाने वाली समानता यह प्रमाण देती है कि उत्क्रांति के समय सभी पृष्ठवंशी वर्ग के प्राणियों के पूर्वज समान थे। और चौथा है, यही पृष्ठवंशी प्राणियों की उत्क्रांति के लिए भ्रूण विज्ञान विषयक प्रमाण है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? कोष्ठक में दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय चुनकर वाक्य पुनः लिखिए। कोष्ठक में दिया गया जनुक, उत्परिवर्तन, स्थानांतरण, प्रतिलेखन, क्रम विकास, आंत्रपुच्छ। पहला, अचानक घटित होने वाले परिवर्तन के पीछे का कार्य कारण भाव युगोदविस इनके खाली जगह सिद्धांत के कारण मालूम हुआ। इसके उत्तर में आएगा उत्परिवर्तन। दूसरा, प्रोटीनों की निर्मित खाली जगह द्वारा होती है, यह जॉर्ज बिडल और एडवर्ड टेटम इन्होंने स्पष्ट किया। इसके उत्तर में आएगा जनुक। तीसरा, डीएनए के धागों पर पाए जाने वाली जानकारी आरएनए के धागों पर भेजने की क्रिया को खाली जगह कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा प्रतिलेखन। चौथा, उत्क्रांति यानी खाली जगह है, इसमें आएगा क्रम विकास। पांचवा, मानवीय शरीर में पाए जाने वाले खाली जगह यह अवशेषांक उत्क्रांति का प्रमाण है। इसके उत्तर में आएगा आंत्रपुच्छ। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? टिप्पणी लिखिए। उसमें से पहला है लैमार्कवाद। इसके उत्तर में आएगा पहला, लैमार्कवाद में दो सिद्धांतों का समावेश किया गया है। इन दोनों सिद्धांतों का प्रतिपादन जीन बैप्टिस्ट लैमार्क द्वारा किया गया। यह दोनों सिद्धांत इस प्रकार से हैं। पहला, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। दूसरा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। दूसरा, लैमार्क के मतानुसार उत्क्रांति होते समय सजीवों की शारीरिक रचना में होने वाले परिवर्तन उस सजीव की सक्रियता या निष्क्रियता के कारण होता है। तीसरा, सजीव जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है उस अंग का अधिक विकास और वृद्धि होती है। इसी को लैमार्क ने अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग के सिद्धांत में समझाने का प्रयास किया है। चौथा, अपने इस सिद्धांत पर जोर देते हुए उन्होंने निम्नलिखित उदाहरण दिए। पहला, पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ अपनी गर्दन तान कर ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के कारण जिराफ लंबी गर्दन वाला प्राणी बना। दूसरा, इसी प्रकार लोहार की दोनों भुजाएं लगातार कार्य करने के कारण अत्यधिक मजबूत हुई। तीसरा, शुतुरमुर्ग, ईमू इत्यादि पक्षियों द्वारा पंखों का उपयोग न करने के कारण उनके पंख कमजोर उपयोगहीन हो गए। चौथा, हंस तथा बतख जैसे जलीय पक्षियों ने पानी में रहकर अपने पैरों को तैरने योग्य बनाया। पांचवा, इसी प्रकार सांपों के लगातार बिल में रहने के कारण सांपों ने अपने पैर गंवा दिए। पांचवा, यह सभी उदाहरण उपार्जित लक्षणों की वंशागति तथा उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत के उदाहरण हैं। ऐसे उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, इसे ही लैमार्कवाद कहा गया है। छठवां, लैमार्कवाद का यह सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि एक पीढ़ी के उपार्जित लक्षण दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं। यह कई अनुसंधानों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। इस कारण लैमार्कवाद का यह प्रतिपादन त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। अब अगला करते हैं। दूसरा, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इसके उत्तर में आएगा पहला, चार्ल्स डार्विन ने विविध प्रदेशों के वनस्पतियों तथा प्राणियों के असंख्य नमूने इकट्ठा किए। इस निरीक्षण के पश्चात डार्विन ने जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, यह बताने वाला प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरा, डार्विन ने अपनी संकल्पना का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया, सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। सभी सजीव एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं जो एक प्रकार से जानलेवा होती है। अतः सभी सजीव हमेशा भोजन इत्यादि के लिए प्रतियोगिता करते रहते हैं। इन सजीवों में वही सजीव जीवित रह पाते हैं जो प्रकृति के अनुरूप अनुकूल दर्शाते हैं। बचे हुए अन्य सजीव नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, इस प्रकार सक्षम सजीव के चुनाव में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सजीव सक्षम है वे जीवित रहते हैं, शेष सजीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सक्षम जीवित सजीव पुनरुत्पादन करते हैं तथा अपनी भिन्न विशेषताओं के साथ नई प्रजाति का निर्माण करते हैं। चौथा, डार्विन ने अपने सभी सिद्धांत तथा दृष्टिकोण को अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में प्रकाशित किया। अब अगला करते हैं। तीसरा, भ्रूण विज्ञान। इसके उत्तर में आएगा पहला, भ्रूण विज्ञान में विकसित होते हुए भ्रूण का अध्ययन किया जाता है।
दूसरा, प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूण एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। तीसरा, विकास होने पर अगले चरण में भ्रूण की समानता में कमी आने लगती है। चौथा, प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूणों के मध्य की समानता यह दर्शाती है कि सभी पृष्ठवंशी प्राणी एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। पांचवा, उत्क्रांति विज्ञान में सभी पृष्ठवंशी प्राणियों के भ्रूणों का तुलनात्मक अध्ययन उत्क्रांति का प्रमाण प्रदान करता है। अब अगला करते हैं। चौथा है उत्क्रांति। इसके उत्तर में आएगा पहला, सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन ही उत्क्रांति है। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी है, सजीवों का विकास साध्य करने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, प्राकृतिक चयन के अनुसार नई जाति या प्राणी की उत्पत्ति होना ही उत्क्रांति है। तीसरा, विभिन्न सजीवों के जाति उद्भवन तथा विकास के लिए होने वाले उत्क्रांति की प्रक्रिया को संपन्न होने में करोड़ों वर्ष लगे। चौथा, अंतरिक्ष में ग्रह तारों से लेकर पृथ्वी पर विद्यमान प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के अनेक चरणों का विचार उत्क्रांति के अध्ययन में करना आवश्यक है। पांचवा, उत्क्रांति के कारण सजीव सक्षम बनते हैं, जैव विविधताओं में वृद्धि होती है तथा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। छठवां, उत्क्रांति की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसमें से चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत तथा जाति उद्भवन विश्व भर में स्वीकार किया गया। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है? संयोजी कड़ी। इसके उत्तर में आएगा, कुछ वनस्पतियों और प्राणियों में कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरे दो भिन्न समूहों से संबंध जोड़ा जाता है, इसलिए इन्हें संयोजी कड़ी कहते हैं। उदाहरण पहला, पेरिपेटस। पेरिपेटस वह एनेलिडा तथा संधिपात प्राणी के संघ को जोड़ने वाली संयोगी कड़ी है। पेरिपेटस दोनों संघों के प्राणियों के लक्षण दर्शाता है। पेरिपेटस में सखंड कृमि प्राणियों जैसे खंड युक्त अंग, पतले उपचर्म तथा पार्श्ववाद अवयव दिखाई देते हैं। इसी प्रकार पेरिपेटस में संधिपात प्राणियों की तरह श्वसन नलिका और मुक्त रक्त परिसंचरण संस्थान पाया जाता है। दूसरा, डकबिल। प्लेटिपस डकबिल प्लेटिपस स्तनधारी प्राणी तथा सरीसृप प्राणी के वर्ग में मध्य की संयोजी कड़ी है। डकबिल प्लेटिपस यह प्राणी सरीसृप प्राणियों की तरह अंडे देता है तथा स्तनधारी प्राणियों के समान डकबिल प्लेटिपस के शरीर पर बाल तथा दुग्ध ग्रंथि होती है। तीसरा, लंगफिश। लंगफिश मत्स्य तथा उभयचर प्राणियों के वर्ग के मध्य की संयोजी कड़ी है। लंगफिश मछली होने पर भी उभयचर प्राणियों के जैसे फेफड़े द्वारा शोषण करती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? आनुवांशिकता क्या है, यह बताकर आनुवांशिक परिवर्तन कैसे होता है यह स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, आनुवांशिकता एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। दूसरा, आनुवांशिक परिवर्तन के कारण। उसमें से पहला है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। माता पिता के डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन से उत्परिवर्तन होता है, इस कारण संतान के आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन होता है। दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन के समय आदान प्रदान विनिमय होता है, इससे जनुकीय जानकारियों का नया पुनर्संयोग उत्पन्न होता है। इस पुनर्संयोग से उत्पन्न हुए अगुणित युग्मक परिवर्तित आनुवांशिक लक्षणों का वहन करते हैं, इस कारण भी संतान में आनुवांशिक परिवर्तन होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है? अवशेषांग क्या है, यह बताकर मानवीय शरीर में पाए जाने वाले अवशेषांगों के नाम लिखिए तथा वे अवशेषांग अन्य कौन से प्राणियों के लिए उपयुक्त है लिखिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, अवशेषांग सजीवों के वे अविकसित अकार्यक्षम अंग हैं जो कि कोई कार्य नहीं करने के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार ऐसे अंग अदृश्य होने के कगार पर होते हैं, परंतु इन अंगों को संपूर्ण रूप से नष्ट होने के लिए हजारों वर्षों का समय लगता है। तीसरा, एक सजीव में अवशेषांग कोई कार्य नहीं करता है, जबकि दूसरे सजीव में वही अंग नियमित रूप से कार्य करता रहता है। चौथा, मानव के लिए आंत्रपुच्छ अवशेषांग है। मानव शरीर में आंत्रपुच्छ कोई कार्य नहीं करता है, परंतु घास चरने वाले या घास खाने वाले प्राणियों के लिए यह अंग कार्यक्षम उपयोगी अंग है। यह उनके पाचन के लिए उपयोगी अंग है। पांचवा, मनुष्य के लिए अनुपयोगी कान के स्नायु बंदर तथा पशुओं को कान हिलाने के लिए उपयोगी है। अब अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला है, उत्क्रांति में आनुवांशिक परिवर्तन किस प्रकार निर्भर होते हैं। इसके उत्तर में आएगा, आनुवांशिक लक्षण पालक की पीढ़ी से उसके संतान की पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। वंशानुगति के द्वारा इन लक्षणों को बनाए रखा जाता है, परंतु वे जनुक जो सजीवों को पर्यावरण के अनुकूलन में सहायता करते हैं तथा सजीवों के लिए लाभदायक भी होते हैं,
उन सभी जनुकों को अत्यधिक परिमाण में अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह प्राकृतिक चयन के कारण होता है। उत्क्रांति की प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से होती है। अनुकूल जनुकों को जाति समूह के सजीव में संरक्षित किया जाता है क्योंकि वे सजीवों के जीवन यापन को उत्तम बनाती हैं। ऐसे सजीव अधिक कार्यक्षमता में प्रजनन करते हैं तथा स्वयं का विकास करते हैं। वे सजीव जिनमें अनुकूल जनुक नहीं होते हैं, प्रकृति के द्वारा उनका चयन नहीं होता है तथा प्राकृतिक मृत्यु उन्हें जनसंख्या से हटा दिया जाता है। इस प्रकार उत्क्रांति के ईंधन की आपूर्ति वास्तविक रूप से आनुवंशिक परिवर्तन द्वारा ही की जाती है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, जटिल तथा क्लिष्ट प्रथिनों के निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, प्रथिन या प्रोटीन का संश्लेषण निम्नलिखित सोपानों में होता है: प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण। आरएनए अणुओं की सहायता से डीएनए अणुओं पर स्थित न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के अनुसार प्रथिन का संश्लेषण होता है। इसे ही प्रथिन संश्लेषण का सेंट्रल डॉगमा, मूल सिद्धांत कहा जाता है। उसमें से पहला है प्रतिलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। प्रतिलेखन प्रक्रिया में डीएनए पर स्थित न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के अनुसार एमआरएनए उत्पन्न होता है। एमआरएनए को उत्पन्न करने के लिए डीएनए के दोनों सर्पिलाकार धागे पृथक हो जाते हैं, परंतु एमआरएनए के उत्पन्न होने की प्रक्रिया में केवल एक ही धागा भाग लेता है। डीएनए अणु पर स्थित न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की पूरक श्रृंखला की नकल या प्रतिकृति एमआरएनए पर बना दी जाती है। डीएनए में स्थित थायमिन के स्थान पर एमआरएनए से यूरेसिल जुड़ जाता है। प्रतिलेखन केंद्रक में होता है, परंतु एमआरएनए केंद्रक छोड़ देता है तथा जनुकीय कोड का वहन करते हुए कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है। यह जनुकीय कोड हमेशा ट्रिपलेट के स्वरूप में होता है, इसलिए यह ट्रिपलेट कोडान के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के कोड हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। दूसरा है भाषांतरण या ट्रांसलेशन। प्रत्येक एमआरएनए हजारों कोडान का वहन करता है, परंतु प्रत्येक कोडान केवल एक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है। एमआरएनए पर स्थित कोडान के अनुसार ही टीआरएनए आवश्यक अमीनो अम्ल लाता है। एमआरएनए पर स्थित कोडान का पूरक एंटी कोडान प्रत्येक टीआरएनए पर स्थित होता है। यही प्रक्रिया भाषांतरण के रूप में जानी जाती है। तीसरा, स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। स्थानांतरण प्रक्रिया में राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से एक ट्रिपलेट कोडान के अंतर पर स्थित दूसरे सिरे तक सरकता रहता है। जब यह प्रक्रिया होती है तब एमआरएनए पेप्टाइड बंध द्वारा अमीनो अम्ल से एक साथ जुड़ने में सहायता करता है। तत्पश्चात पेप्टाइड बंध एक साथ जुड़कर जटिल प्रोटीन अणु बनाते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, उत्क्रांति का सिद्धांत बताकर इसके लिए कौन कौन से प्रमाण हैं। इसके उत्तर में आएगा, पहला, उत्क्रांति के सिद्धांत के अनुसार प्रथम सजीव पदार्थ जीव द्रव्य के स्वरूप में पृथ्वी पर स्थित समुद्र में उत्पन्न हुआ। दूसरा, अनेक वर्षों के बाद इस जीव द्रव्य से एक कोशिकीय सजीव का निर्माण हुआ। इस एक कोशिकीय सजीव में क्रमशः परिवर्तन हुआ और उससे अधिक विशाल एवं जटिल सजीव विकसित हुए। तीसरा, सभी उत्क्रांतीय परिवर्तन बड़ी ही धीमी गति से हुए तथा संपूर्ण उत्क्रांतीय परिवर्तन होने में 300 करोड़ वर्षों का समय लगा। चौथा, सजीव में होने वाला परिवर्तन तथा विकास चौतरफा हुआ। यह परिवर्तन सजीवों के सभी अंगों में हुआ। इसी कारण अनेक प्रकार के सजीव अस्तित्व में आए। पांचवा, इसी कारण उत्क्रांति की इस संपूर्ण प्रक्रिया को संगठनात्मक तथा प्रगामी परिवर्तन कहते हैं। छठवां, उत्क्रांति की प्रक्रिया से विविध प्राणी और वनस्पतियों का विकास विभिन्न संरचना तथा कार्य वाले पूर्वजों से हुआ। विभिन्न रचना तथा कार्य वाले पूर्वजों से वनस्पतियों तथा प्राणियों का प्रगतिशील विकास ही उत्क्रांति है। उत्क्रांति का प्रमाण, पहला बाह्य रूपकीय या आकारिकी प्रमाण। दूसरा, शरीर रचना विज्ञान या अंतर रचना का प्रमाण। तीसरा, अवशेषांक। चौथा, जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण। पांचवा, संयोजी कड़ी। छठवां, भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, उत्क्रांति में शरीर विज्ञान संबंधी प्रमाणों का महत्व सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, पहला, विभिन्न सजीवों की शरीर रचना तथा उनकी आंतरिक संरचना में समानता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए मानव का हाथ, बिल्ली का अग्रपाद, चमगादड़ का चर्म प्रसर तथा वेल की पट्टिका इत्यादि में आंतरिक संरचना में समानता दिखाई देती है। इन सभी नमूनों के प्राणियों की हड्डियों की संधि में समानता दिखाई देती है। दूसरा, इनके बाह्य शरीर की रचना में कोई भी समानता नहीं दिखाई देती है।
भिन्न भिन्न प्राणियों के अंगों के उपयोग में भी अंतर पाया जाता है। शारीरिक रचना के दृष्टिकोण से भी इनमें कोई संबंध नहीं हो सकता है। तीसरा, फिर भी शरीर की आंतरिक में संरचना में पाई जाने वाली समानता इस तथ्य का प्रमाण है कि इन सभी प्राणियों के एक ही पूर्वज हो सकते हैं। चौथा, इस प्रकार शरीर की आंतरिक संरचना का प्रमाण उत्क्रांति की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, जीवाश्म क्या है यह बताकर उत्क्रांति के लिए प्रमाण के रूप में जीवाश्म को प्रमाण माना जाता है, यह उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, उत्क्रांति की प्रक्रिया के लिए जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण प्रदान करता है। दूसरा, प्राचीन काल में कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ सजीव पृथ्वी की मिट्टी में दब गए। तीसरा, इन सजीवों के चिन्ह व अवशेष पृथ्वी की भूमि दबे हुए तथा संरक्षित हैं। ज्वालामुखी का गर्म लावा भी ऐसे सजीवों के मृत शरीर को सुखाकर उनके चिन्हों का जाल बिछा देते हैं। ऐसी सभी रचनाएं जीवाश्म का निर्माण करती हैं। चौथा, अनुसंधानकर्ता जीवाश्म के अध्ययन की सहायता से प्राचीन काल के सजीवों के लक्षणों को समझने का प्रयास करते हैं। पांचवा, कार्बन आयु निर्धारण पद्धति के द्वारा जीवाश्म की सटीक आयु ज्ञात की जा सकती है। पृथ्वी की भूपर पट्टी की संरचना के अनुसार जीवाश्म एक विशिष्ट गहराई पर ही प्राप्त किए जाते हैं। छठवां, सबसे पुराना जीवाश्म अत्यधिक गहराई से प्राप्त होता है, जबकि इसके सापेक्ष कम पुराना जीवाश्म उसके ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इस प्रकार अपृष्ठवंशीय प्राणियों के जीवाश्म पुराजीव महाकल्प युग में देखे गए। इसके बाद मछली, उभयचर प्राणी तथा सरीसृप वर्ग के प्राणियों का जीवाश्म मध्यजीव महाकल्प युग में दिखाई देते हैं। मध्यजीव महाकल्प युग में सरीसृप वर्ग के प्राणियों का आधिपत्य था, जबकि नूतन जीव महाकल्प युग स्तनधारी प्राणियों के वर्ग की उपस्थिति दर्शाता है। सातवां, इस प्रकार जीवाश्म का अध्ययन उत्क्रांति के रहस्य पर से पर्दा उठाता है। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है, आज का मानव किस प्रकार उत्क्रांतित होते गया, इस विषय में जानकारी लिखिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, मानव के पूर्वजों का विकास लेम्यूर जैसे प्राणियों से हुआ। दूसरा, लगभग 7 करोड़ वर्षों पूर्व लेम्यूर सदृश प्राणियों से बंदर जैसे प्राणियों का विकास हुआ। तीसरा, तत्पश्चात 4 करोड़ वर्षों पूर्व अफ्रीका में बंदर सदृश प्राणियों की पूंछ क्रमशः धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। चौथा, इसी के साथ साथ उनके शरीर और मस्तिष्क का आकार भी बढ़ने लगा। उनके हाथों का भी विकास होने लगा। हाथों के अंगूठों का विकास हुआ। उनके हाथों की हथेली का संपूर्ण विकास हुआ। इस प्रकार ऐप जैसे प्राणियों का विकास हुआ। पांचवा, कालांतर में ऐप जैसे प्राणी दक्षिण तथा उत्तर पूर्व एशिया पहुंचे तथा अंत में गिब्बन तथा ओरंग उटान में उनका रूपांतरण हुआ। इसी प्रकार कुछ ऐप जैसे प्राणी अफ्रीका में स्थायी रूप से बस गए। लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व इनका रूपांतरण गोरिल्ला तथा चिंपांजी के रूप में हुआ। छठवां, लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व उत्क्रांति के कारण मानव जैसे प्राणी अस्तित्व में आए। सातवां, जलवायु के शुष्क होने के कारण जंगल नष्ट होने लगे, तब पेड़ों पर रहने वाले ऐप नीचे उतर आए, जमीन पर चलने लगे तथा जमीन पर अपना अधिवास बनाया। आठवां, इस कारण उनके मेरुदंड तथा हाथ पैर की हड्डियों में परिवर्तन हुआ। उनके संचलन की क्रिया से हाथ स्वतंत्र हुए। वे हाथों का उपयोग अन्य कार्यों में करने लगे। दूसरा, लगभग 2 करोड़ वर्षों पूर्व हाथों का उपयोग करने वाले सीधे खड़े रहने वाले पहले मानव सदृश प्राणी अस्तित्व में आए। पूर्व अफ्रीका में रहने वाले रामापिथेकस नामक ऐप का रिकॉर्ड या अभिलेख पहले मानव सदृश प्राणियों के रूप में हुआ। 10वां, अफ्रीका से रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल मानव, क्रोमेनान मानव उत्क्रांति के ये सभी महत्वपूर्ण सोपान हैं। 11वां, निएंडरथल मानव को प्रथम बुद्धिमान मानव कहा गया है। मानव में होने वाले विकास ने मानव को अत्यधिक विचारशील तथा बुद्धिमान प्राणी बना दिया। 12वां, जब मानव ने खेती, पशुपालन, सभ्यता, कला और विज्ञान का विकास करना आरंभ किया, तब जैविक विकास से अधिक सांस्कृतिक विकास हुआ। लगभग 200 वर्ष पूर्व औद्योगिक अनुसंधान आरंभ हुआ तथा इस प्रकार मानव आज पृथ्वी पर शासन कर रहा है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे लेसन नंबर 1 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।